हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। तो भैया सीरीज में आज आ चुके हैं हम लेक्चर नंबर 15 पे, यानी कि आज से पहले 14 टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लास्ट टॉपिक मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ाया था, है ना। लास्ट टॉपिक नंबर सीरीज आप लोगों को पढ़ाया था। आई होप सभी ने समझा होगा। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर्स के बारे में बात की थी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने उसमें सीखी थी, है ना। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी थी। मन में सवाल आया होगा और कमेंट भी आए होंगे, है ना। मैंने अभी देखे नहीं है इसलिए बोल रहा हूं कि सर डिविजिबिलिटी का वादा किया था आपने। जी हां, डिविजिबिलिटी को सही टाइम पर पढ़ाने का सबसे सही टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि डिविजिबिलिटी अगर आप सीखोगे सही तरीके से तो एलसीएम और एचसीएफ करने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तो शुरुआत करूंगा मैं डिविजिबिलिटी से, जो कि आपके एलसीएम और एचसीएफ को बिल्कुल ही सिंपल बना देगी, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे एलसीएम के, एचसीएफ के और उसके मिक्स टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन लाने से पहले डिविजिबिलिटी में मैं आपको सिखाना चाहता हूं, डिविजिबिलिटी में सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर देख के हम ये कह देते हैं कि ये नंबर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से। कोई भी नंबर किसी नंबर से कैसे कटेगा, इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो वो हम सिखाते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2 की। ठीक है, कि हमें कोई नंबर 2 से विभाजित होगा ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए उसकी यूनिट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, यूनिट डिजिट मस्ट बी होना चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल। क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। किससे? बाई 2। उसका यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइडेड होना चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है, मान लीजिए 4, 5, 6, 8, आपको पता करना है कि ये संख्या 2 से कटती है, तो इसके लिए आपको सिर्फ अंतिम अंक देखना है। क्या 8 जो है 2 से कटता है? जी हां, 2 चौके 8 होता है, तो यानी कि ये पूरी संख्या भी 2 से कटेगी। उसके बाद 4 की बात करते हैं। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, आपको याद होगा मैंने आपको ये चीज यूनिट डिजिट में बताई थी। जब मैंने आपको इकाई का अंक निकालना सिखाया था तो वहां पे मैंने आपको ये चीज सिखाई थी। आई होप कि आप सभी को ये चीज याद होगी। ठीक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक मस्ट बी होने चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होने चाहिए? डिविजिबल बाई 4। किससे डिविजिबल होने चाहिए? 4 से डिविजिबल होने चाहिए। उसके बाद 8, 16, 32। अब आपने सोचा कि सर ये आपने अलग अलग क्यों लिखे, 2 के बाद 3 नहीं आया, 5 नहीं आया। आएगा बेटा, सब्र करो, सिखा रहा हूं। ये 2 का मतलब 2 की घात 1 है, ये 4 का मतलब 2 की घात 2 है, 8 का मतलब 2 की घात 3 है, 16 का मतलब 2 की घात 4 है और 32 का मतलब 2 की घात 5 है या नहीं? तो 4 से कोई अंक कटेगा तो 2 पावर है इसलिए अंतिम 2 अंक, 1 पावर थी इसलिए 1 अंक, यहां 3 पावर है तो 8 का रूल क्या बनेगा? लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी, डिजिट्स मस्ट बी, अंतिम 3 अंक डिविजिबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिविजिबल होने चाहिए, डिविजिबल बाई 8, 8 से। ठीक, उसके बाद 16 की बात करें तो लास्ट 4 डिजिट, अंतिम 4 अंक, 4 डिजिट्स मस्ट बी होने चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 16। ऐसे ही अगर आप 32 का देखेंगे तो देखो पावर 5 है तो लास्ट 5 डिजिट, 5 डिजिट मस्ट बी, वैसे इतना आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं तो आप आराम से समझ सकते हो, डिविजिबल बाई 32। ठीक है, तो ये 2 और 2 की पावर में जितने भी थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। ठीक है, 2 या 2 की पावर में जितने भी थे वो आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 3 पर और 9 पर।
तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी अगर हमको देखनी होती है तो हम क्या करते हैं, देखो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम का मतलब योग, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी, होने चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाई, क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए बाई 3। किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कोई आपको संख्या दी गई है 4 3 2 5 7, ठीक है, आपको चेक करना है क्या ये 3 से विभाजित होगी, आपको क्या करना है, चेक करना है क्या ये 3 से विभाजित होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके सभी अंकों का योग करेंगे। 4 3 7 2 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, कितना आया, 21 आया। अब ये 21 क्या 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कटता है, जी हाँ 7 बार कटता है, 3 7 21, ये कट जाता है। अगर इनका योग, वही चीज लिखी है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, इसका मतलब जो संख्या दी गई है वो 3 से विभाजित होगी, जो संख्या दी गई है वो 3 से विभाजित होगी। जैसे आप चेक कर लो, दिखा देता हूं मैं आपको, 4 3 2 5 7, यही है, 3 से विभाजित करना, 3 एकम 3, कितना आया 1 और ये आ गया 3, उतार दिया, 3 चौके 12, कट गया, कितना आया 1, फिर आ गया ये 2, 3 चौके 12, फिर कट गया पूरा। अब उसके बाद 5 उतर के आएगा, 3 एकम 3, फिर बचेगा 2 और फिर 7 उतर के आएगा, फिर 3 निम कितना हो जाएगा 27, यानी कि देखो पूरी कट गई। यानी कि हमें 3 की अगर विभाज्यता चेक करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ उसके अंकों का योग करेंगे, और अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, इसका मतलब वो पूरी संख्या जो है वो 3 से कटेगी। 9 के लिए सेम रूल है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई, होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबल बाई 9, किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से डिविजिबल होने चाहिए। सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, किससे विभाजित होने चाहिए, 9 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। बस यहां पर 3 से चेक करते हैं तो यहां पर 9 से चेक करेंगे। जैसे वही संख्या हम ले लेते हैं 4 3 5 7, चलो ये ले लिया हमने, ठीक। अब चेक करते हैं 4 3 7 और 7 5 12 और 12 7 19, क्या 19 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 9 का रूल। 9 के रूल के बाद हम आते हैं 5 और 10 के रूल पर, ध्यान से समझिएगा। 5 से कोई संख्या कटती है, ये हमें कैसे पता चलता है, उसका यूनिट डिजिट मस्ट बी, होना चाहिए, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। अब ध्यान से सुनिए, मैंने कहीं डिविजिबल नहीं लिखा है, मैंने कहीं पर भी डिविजिबल नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ ये लिखा है कि उसका इकाई का अंक जो है या तो वो 0 होना चाहिए या वो 5 होना चाहिए, कोई भी संख्या है, जैसे 4 3 5 7 0। आप सिर्फ ये देखेंगे क्या यहां पर 0 है, अगर 0 है तो ये संख्या पूरी 5 से कटेगी, या यहां पर 5, या तो यहां पर क्या होता है 5 होता, तो ये संख्या 5 से कटती। कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। अब ध्यान से देखो, 5 का पहाड़ा लिखते हो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 55 25, है ना। तो आप ध्यान से देखो, हर बार गुणा करके या तो 5 आ रहा है 0 आ रहा है, 5 आ रहा है 0 आ रहा है, 5 आएगा 0 आएगा, यही आता है कि नहीं आता। इसीलिए 5 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंतिम स्थान पर 0 होगा या तो फिर 5 होगा, ठीक है। ऐसे ही 10 के लिए आप लोग बताइए मुझे क्या होगा। भाई 10 का पहाड़ा पढ़ते हो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40। तो आप देखो हर बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, हर बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर हर बार 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके इकाई के स्थान पर 0 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट मस्ट बी होनी चाहिए, मस्ट बी 0।
उसका इकाई का स्थान कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? 0 होना चाहिए। बात क्लियर है मेरी? यहां तक बताइए हाँ या ना। अगर कहीं कोई दिक्कत तकलीफ है अगर किसी को समझने में, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों के कमेंट जरूर चेक करता हूं। जैसे लास्ट क्लास के अगर देखे जाए, मैं क्लास में आके ही कमेंट इसलिए देखता हूं, कारण क्या है कि देखो सामने देखूंगा कमेंट तो जो भी होगे तो हर वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बच्चे कहते हैं सर डेली क्लास क्यों नहीं करवाते हैं सर, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन की क्लास भी लाइए जल्दी, मुझे मैथ्स नहीं होता। अच्छा, रीजनिंग और उसकी क्लास की डिमांड हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन की क्लास की, तो कॉम्प्रिहेंशन का हम करते हैं शुरू, कॉम्प्रिहेंशन का भी देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी मैं स्टार्ट करता हूँ सी सेट में, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन दोनों देखता हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहां पर कौन कौन से हो गए बच्चों? हमारे 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 3 हो गया, 6। 6 पर आते हैं। ठीक है, किस पर आते हैं? 6 पर। तो 6, 12 और 18 और भी संख्याएं आप ले सकते हो। 6, 12, 18 मैंने क्यों लिए? आप चाहें तो 36 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या ले सकते हो? 36 भी ले सकते हो। देखो, आप लोगों को याद होगा जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मैंने आपको पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मैंने जब आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। जिन्होंने क्लास लगातार की होगी उनको ये बात याद होगी, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। सह अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनके मध्य HCF लिया जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाए, तो 1 आता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आता है? 1 आता है। अब ऐसे ही आपको किसी की विभाज्यता बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो? बेसिक आपको पता चल गए सारे, 2, 3, 4, 5 सबके। अब इनके आप बना सकते हो। देखो कैसे। 6 से कौन सी संख्या कटेगी? सबसे पहले तो आप इसको सह अभाज्य संख्याओं में जो काटिए, तोड़िए, तो 6 को 2 गुणा 3 में तोड़ा जा सकता है। क्यों 2 गुणा 3 में तोड़ा? 6 गुणा 1 में क्यों नहीं तोड़ा? है ना? तो हमें यहां पर हाईएस्ट कॉमन अगर 2 और 3 में लिया जाएगा, 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन लिया जाएगा तो 1 ही आएगा। तो 6 को हमने तोड़ा 2 और 3 में, तो यानी कि द नंबर, ऐसी संख्या, जो संख्या, द नंबर which will be divided by, जो कटेंगी, divided by 2 and 3 both, 2 and 3 both, जो 2 और 3 दोनों से कटेगी, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटेगी, will be divided by, वह संख्या 6 से भी कटेगी, will be divided by 6। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 12, हम सभी लोग जानते हैं ये 6 के पहाड़े में आती है, 6 दूनी 12 कटती है। कारण समझिए, क्योंकि यह संख्या 2 से भी कटती है, 2 छिंगे 12, और यह संख्या 3 से भी कटती है, 3 चौक 12। जब यह संख्या 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, इसीलिए बोथ लिखा हुआ है, दोनों से कटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक से कट गई, एक से नहीं कटी, तो वह संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। जब यह संख्या दोनों से कटेगी तभी वह 6 से भी कटेगी। जैसे मैंने कहा 9, 2 से नहीं कटता लेकिन 3 से कटता है, इससे कटता है लेकिन इससे नहीं कटता, इससे कटता है, इससे नहीं कटता, जिसकी वजह से ये 6 से नहीं कटता। क्या 6 के पहाड़े में 9 आता है? नहीं आता है। ठीक, इसीलिए ध्यान रखेंगे। ऐसे ही 12 का आप लोग बताओ, क्या 3 और 4 करना सही रहेगा? क्या 3 और 4 करना सही रहेगा कि जो संख्या 3 और 4, 3 से और 4 से कटेगी, वह संख्या 12 से भी कटेगी। जो संख्या 3 और 4 से भी कटेगी, वह 12 से भी कटेगी। ऐसे ही इसको 3 और 6 कर सकता हूं? बोलो हाँ या ना? नहीं कर सकता हूं। कारण क्या है कि 3 और 6 कोप्राइम नंबर नहीं है। इन दोनों में से कॉमन लोगे तो 3 आ जाएगा और इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 2, तभी तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमें हाईएस्ट लेना है 1। इन दोनों में से हाईएस्ट कितना ले सकते हो? 1 ही ले सकते हो, HCF 1 ले सकते हो। इसीलिए प्यारे बच्चों हम ये नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमें 18 को किस में ब्रेक करना होगा प्यारे बच्चों? हमें इसको ब्रेक करना होगा 2 निम में 18।
अब इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन कितना आएगा, इनका HCF आएगा 1। इन दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों के टेबल में आता हो। अब जब ये दोनों के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब जो संख्या 2 और 9 दोनों से कटेगी वह संख्या 18 से कटेगी। तो मैं इस बात को यहां पर भी लिख देता हूं, द नंबर which will be divided by 3 and 4 both। 3 and 4 both का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा, दोनों से कटना चाहिए। will be divided, वो डिवाइडेड होगी, will be divided by 12। किससे कटेगी, 12 से कटेगी, ठीक है, will be divided by 12, ठीक। ऐसे 18 के लिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, द नंबर, वह संख्या, हिंदी में लिख देता हूं एक, है ना, वह संख्या जो 2 और 9 दोनों से कटेगी, वह 18 से भी कटेगी, ठीक है, वह 18 से भी कटेगी, ठीक है। 2 बार हिंदी में लिख दिया, 2 बार इंग्लिश में लिख दिया, 1 बार हिंदी में। ऐसे 36 का क्या कर सकते हैं, 9 चौक 36, ये सोचने वाली बात है। 12 तिये 36 भी होता है, लेकिन मैं 12 और तिये नहीं ले रहा हूं। 12 तिये भी 36 होता है, लेकिन 12 और 3 नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि 12 और 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 4 और 1 बचेगा। मुझे हाईएस्ट कितना लेना है बेटा, मुझे हाईएस्ट लेना है सिर्फ 1, यानी कि सह अभाज्य संख्याओं में ब्रेक करना है। तो जो संख्या 9 से और 4 से दोनों से कटेगी, वह संख्या 36 से भी कटेगी, वह संख्या क्या होगी, 36 से भी कट जाएगी। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद आगे आते हैं 7 पर। देखो 7 का एज सच कोई रूल तो नहीं है, 7 का एज सच कोई रूल नहीं है जो मैं लिखवा दूं, बट हां मैं आपको सिखा सकता हूं कि 7 से कौन सी संख्या कटती है, यह मैं आपको सिखा सकता हूं। 7 से कौन सी संख्या कट सकती है, यह मैं आपको सिखा सकता हूं। देखो कैसे, जैसे मैंने कोई संख्या ली जो 7 से कटती हो, चेक करते हैं क्या ये 7 से कटती है कि नहीं कटती है, मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो ये 4 अंकों की ही ले ली, आप चाहे तो 5 की ले लो, 6 की ले लो, जितने की लेनी है ले लो। 7 5 3 5, ठीक है, ये ले ली एक संख्या। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 7 से कटती है, तो इसके लिए हमारा रूल थोड़ा अलग तरीके से चलता है। हम अंतिम अंक का दोगुना करते हैं, अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक, यूनिट प्लेस। 5 दूनी 10 और बाकी की बची संख्या में से घटा देते हैं। अंतिम अंक का दोगुना किया, 10 आया, बाकी की बची हुई संख्या में से घटा दिया, तो यहां आएगा 3, 5 में से गया 4 और 7, और फिर दोबारा ऐसे ही करते हैं, 2 से दोगुना करना, 3 दूनी 6 और इसमें से हमने घटा दिया। इसमें से जब घटाएंगे यहां 8 बचेगा और यहां बचेगा 6। अब आप देखो क्या 68 जो है वो हमारे 7 के पहाड़े में आता है क्या? 7 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। अगर 68 7 के पहाड़े में नहीं आता या 7 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 7 से नहीं कटेगी। ये जो संख्या है वो 7 से नहीं कटेगी। आप चाहो तो चेक कर लो, डिवाइड करके आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं एक नंबर देता हूं 32 83। अब इसको एक बार और चेक करके बताते हैं। 32 83, तो इसका दोगुना किया, 3 दूनी 6, इसमें से घटा दिया, तो यहां आएगा 2, यहां आएगा 2 और यहां आएगा 3। फिर इसका दोगुना किया, 2 दूनी 4, इसमें से घटा दिया, कितना आया? 28 आया। जरा ध्यान से देखो, क्या 28 जो है 7 के पहाड़े में आता है? क्या 28 7 के पहाड़े में आता है? आता है। 7 चौक 28। अगर ये कटता है तो यानी कि वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ना यकीन आए तो डिवाइड करके देख लो, है ना। 7 से 7 चौक 28, बचा कितना बेटा? 4, और ये यहां आ गया 8, और 7 छिंग 42,
बचा कितना बेटा 6, और ये 3 यहां आ गया, 7 निम 63 कट गया पूरा। तो आप ध्यान से देखो 469 बार ये पूरा कट गया। जबकि इसको चेक करवाता हूं आपको, तो ये 7 5 3 5 है और 7 से विभाजित करना है, 7 एकम 7 कट गया पूरा। 5 उतरेगा नहीं आएगा तो 3 भी उतरेगा, तो 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, 7 7 49, बचा कितना बेटा 4, और यहां कितना आएगा 5। अब 7 के टेबल में 7 6 42 होता है और रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है। तो रूल आप समझ गए होंगे क्या करना है, अंतिम अंक का दोगुना और बाकी बचे में से काट देना है। अब दिमाग में सवाल आया होगा, 100% ये सवाल आया होगा कि गुरुजी अगर संख्याएं बहुत बड़ी हो तो ऐसे तो हम बहुत देर तक लगे रहेंगे। हमारे भी आया था, हमें भी, जब हमने भी सीखा तो हमने भी ये सोचा था, मान लो संख्या हो जाए 7 5 3 2 6 5 3 4 2 5 8, इतनी बड़ी संख्या हो जाए, तो क्या करेंगे गुरुजी फिर? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। देखो इसको लिखा रहने दो, भाई मैं इसमें एक छोटा सा वर्जन और ले, ठीक है, ये ले लिया मैंने, इतनी बड़ी ले लिया, फिर इस पर आ जाएंगे। ठीक, आपको क्या करना है, सीधे हाथ से 3 3 के पेयर बनाने हैं, 3 3 के पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 3 3 के पेयर बना लिए। एक ये बना, एक ये बना, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, 753 माइनस 265, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो। जब आप घटाओगे तो यहां 13 आ जाएगा, 8 5 13, यहां बचेगा 4, इसको इधर देंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 बचेगा यहां पर, तो 6 14 में से जाएगा 8। यहां कितना बचा? यहां बचा 6, 6 में से 4 गया तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा ये। क्या 488 7 के टेबल में कट जाएगा? क्या 488 7 के टेबल में कट जाएगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या विभाजित नहीं होगी। हो गया सरल। आप अंतिम अंक का दोगुना करते 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 अगर आते तो समय लग जाता ज्यादा। तो हमने, जब आपको संख्याएं ज्यादा लगे, जैसे कि 4 से ज्यादा है, 5 है, 6 है, तो आप ऐसे कर लो, अगर 3 4 है तो आप ऐसे कर लो, टाइम उतना ही लगेगा। ठीक, अब मान लो सर इससे भी ज्यादा आ जाए, मतलब 6 से ज्यादा संख्या है जैसे यहां पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो भी पेयर बनाने, 3 3 के ही पेयर बनाने। ठीक, 3 3 के पेयर बन गए 3 3 के पेयर। ठीक, अब तो सर 4 पेयर बन गए, अब क्या करें? कुछ मत करना, कोई टेंशन मत लेना, ऑल्टरनेट एकांतर क्रम वाले जो हैं उनको जोड़ लो, यानी कि 753 प्लस 327, और एकांतर में ये भी है तो इनको भी जोड़ लो, 895 प्लस 265। जोड़िए जरा, 7 3 10, 5 6 और 2 8, 7 3 10, 1080, और यहां कितना आएगा 5 5, 9 और 10 16, 8 2 10 और 11, यहां आया 9 10, ठीक है 1160। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, कितना आएगा 80 आएगा। और क्या 80 7 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। बात क्लियर? एक सवाल और आ गया दिमाग में, क्या गुरुजी? मान लीजिए 7 5 3 5 4 है, अब यहां तो 3 3 के पेयर बन ही नहीं रहे, अब क्या करें? अब तो 3 3 के पेयर ही नहीं बन रहे गुरुजी, अब क्या करें? बनेगा बेटा, क्या करना है, इसके आगे एक जीरो बना दो, लो बन गए, 3 का पेयर हो गया, क्या फर्क पड़ता है उससे? किसी संख्या के आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पीछे जीरो लगाने से उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, आपने कहीं पर आपकी सैलरी मान लीजिए इतनी है 10,000, और एक जीरो गलती से यहां लगा दो तो 1 लाख हो गई बेटा, 10,000 से 1 लाख हो गई। तो आगे जीरो लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे जीरो लगाओगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, 7 का समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 का और समझा देते हैं, उसके बाद हम HCF LCM पर लेकर आ जाते हैं। 11 का देखो, 11 का रूल मैं आपको पहले करके दिखाता हूं, फिर मैं लिखूंगा। ठीक है, 11 का रूल मैं पहले 11 का रूल पहले मैं लिख के दिखाता हूं आपको, मतलब करके दिखाता हूं। पहले एक नंबर निकाल लो जो 11 से विभाजित है। ठीक है,
नंबर लिया मैंने 5 1 1 1 4 6 9। चलो ये एक संख्या मैंने निकाली है कैलकुलेटर से, 5 1 1 1 4 6 9। ठीक, इसी बन रहा है इसका 5 1 1 1 4 6 9। मुझे चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। हालांकि मैंने तो अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके निकाला तो 100% कटेगी, लेकिन हम चेक कैसे करें, क्योंकि वहां तो कैलकुलेटर हमारे पास होता ही नहीं। तो हम कैसे चेक करें, देखो आप इसमें ऑल्टरनेट पेयर पकड़िए, 5 के बाद ये एक छोड़ दिया, फिर ये इनको जोड़ लीजिए, 5 + 1 + 4 + 9। अब बचे कौन से, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। कौन कौन से बचे, 1 + 1 + 6। 5 1 6 4 10 और 9 19, 6 7 8 8। इनको माइनस करेंगे, माइनस करके या तो 0 आ जाए, माइनस करके या तो 0 आ जाए, या फिर 11 का कोई गुणज मल्टीपल। 11 का गुणज का मतलब 11 22 33 44 55 66 77, कोई भी संख्या जो 11 के पहाड़े में आती हो। अब हमने देखा जैसी माइनस करके तो यहां 11 आ रहा है, यानी कि ये 11 का गुणज है। या तो 0 आ जाता, या तो 0 आ जाता, या कोई 11 का गुणज। तो 0 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 11 का गुणज आ रहा है। अगर आ रहा है तो 100% ये 11 से कटती है। तो इसी बात को मैं लिखूंगा क्या, सम स्थानों, हिंदी में लिख देता हूं इसको, ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान का मतलब क्या हुआ, दूसरा चौथा किसी में भी माइनस करके बराबर 0 या 11 का गुणज। क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए। अगर ऐसा होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। क्या लिखा है मैंने, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 या फिर 11 का कोई भी गुणज होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया 11। तो हमने 2 का सीख लिया, क्या क्या सीख लिया एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं सबको। देखो भैया 2 सीख लिया, फिर यहां पर हमने 3 सीख लिया, फिर 4 सीख लिया, तो यहां हमने 5 सीख लिया, फिर हमने 6 सीख लिया, और ये हमने सीखा 7, एक एक गिनवा रहा हूं, ठीक है। फिर यहां आ गए 8, 8 के बाद आया 9, 9 के बाद आया 10, और 10 के बाद क्या आया 11, और 11 के बाद क्या आया 12, और 12 के बाद और बाकी सब हम बना लेंगे। ये बेसिक है, ये जितने भी हैं वो हमने सब बेसिक के बारे में सीखे। ठीक है, यहां तक हमने पूरा बेसिक डिविजिबिलिटी का कंप्लीट कर दिया है और सभी को समझ में आ गया होगा। इतने आराम से मैंने सिखाया है तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई दिक्कत समस्या यहां पर किसी को देखने को मिलेगी। तो चलिए अब मैं शुरुआत कर रहा हूं मेरे एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम और एचसीएफ की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में जान लिया जाए, जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एलसीएम सिखाऊंगा, फिर एचसीएफ सिखाऊंगा। एलसीएम का मतलब, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, हिंदी में इसको हम बोलते हैं, है ना, या सबसे छोटा गुणज ऐसे भी कहते हैं। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, लोएस्ट का मतलब हो गया सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब हो गया उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज। सबसे छोटा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, हिंदी में कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ठीक,
जैसे मैंने एक संख्या लिखी 3 और 4, हम सभी को पता है इसका एलसीएम 12 आता है। अभी आप एलसीएम तक मत पहुंचिए, मैं एलसीएम तक नहीं लेके जा रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इसके मल्टीपल क्या होंगे, इसके मल्टीपल क्या होंगे। तो आप जब मल्टीपल की बात करोगे तो आप बोलोगे सर पहला तो 3 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, 15, मतलब 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या। क्या बोल रहा हूं मैं? 3 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं। क्लियर? ठीक। तो 3 वाली संख्याएं हैं 3, 6, 9, 12, 15 और भी आएंगी 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, ऐसे कभी भी ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि संख्याएं अनंत हैं और संख्याएं अनंत हैं तो इनके गुणज भी अनंत बन जाएंगे। भैया लिखते जाओ, 3 3 का अंतर लेके लिखते जाओ, चाहे जितनी लिख लो। मैं क्या कर रहा हूं, 3 3 का अंतर लेके ही तो लिख रहा था। आप लिखते रहो, खत्म होंगी कभी नहीं खत्म होंगी। संख्याएं कहां तक जाएंगी, इसके गुणज अनंत तक जाएंगे। मैं 4 के पूछता हूं तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, 36 है, 40 है, 44 है, 48 है, 52 है, 56 है, 60 है, 64 है, ऐसे बहुत सारे लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिखे मैंने, ये मैंने इनके मल्टीपल लिखे हैं, यानी कि गुणज लिखे। क्या लिखे? गुणज लिखे। अभी मैं किसी से पूछता हूं कि प्यारे बच्चों कोई मुझे इसमें कॉमन मल्टीपल बताओ। कॉमन मतलब जो दोनों के हो, कॉमन मल्टीपल बताओ। उभयनिष्ठ गुणज बताओ। उभयनिष्ठ का मतलब देखते हैं, यहां पर मुझे 12 दिखाई दिया तो यहां पर भी 12 दिखाई दिया, यानी कि जो दोनों में है। आगे देखोगे तो 24 भी दिखाई देगा, यहां भी 24 दिखाई देगा। अब ध्यान से देखो, 12 की दूरी पर है तो इससे 12 की दूरी पर ये मिलेगा 36 और 36। आगे और देखो, इससे 12 की दूरी पर 48 भी मिलेगा, तो 48 यहां पर भी है, 48 यहां पर भी। अगर अगला और लिखना चाहूं तो आगे बेटा इसमें भी 60 मिलेगा, फिर इससे आगे 72 और इसके आगे 84, ऐसे बहुत सारे मुझे क्या मिलेंगे, उभयनिष्ठ गुणज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? उभयनिष्ठ गुणज मिलेंगे। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लोएस्ट, यानी कि सबसे छोटा। लोएस्ट और क्या? कॉमन मल्टीपल। मुझे क्या चाहिए? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल तो ये रहे, लेकिन मुझे सबसे छोटा चाहिए, इसीलिए क्या है? 12 है। अब आप समझ पाए कि 3 और 4 का एलसीएम आखिर 12 क्यों होता है। हम लोग निकाल तो लेते हैं, लेकिन उस बारीकी तक नहीं पहुंचते हैं कभी भी जहां पर हमको पहुंचना चाहिए था। उस बारीकी तक हम नहीं पहुंचते। तो उस बारीकी तक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को यहां तक? बोलो हां या ना। यहां तक किसी को भी दिक्कत समस्या अगर कुछ है तो प्लीज बताइए। नहीं ना? चलिए, तो ये हुआ एलसीएम। अब यहीं पर हम बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अच्छा, किसी ने कभी नोटिस किया है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो पूछा गया, सर कभी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं पूछा जाता? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं पूछा जाता? क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी जब इसके मल्टीपल अनंत पर मिल रहे हैं? इसके मल्टीपल अनंत पर मिल रहे हैं जाकर, तो ये भी अनंत पर मिलेगा। और अनंत तो अपरिभाषित है, जिसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। अनंत का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म ही ना हो।
हमारे शिव जी क्या है? आदि, क्या बोलते हैं हम लोग? आदि योगी बोलते हैं ना, जिनका कोई शुरुआत का पता नहीं है और जिसके किसी अंत का नहीं पता, तो वही तो शिव है। तो इनके अंत का नहीं पता, अनंत, जिसका अंत ना हो, तो जिसका अंत नहीं है तो भैया हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हम यहां क्या लिखेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन। अगर कभी कोई पूछ ले, मान लो तुम कभी इंटरव्यू में बैठो और जो बैठोगी कैन नॉट डिटरमाइन, और वो एग्जामिनर पूछ ले कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, तो कह दिया अगर गणित है और गणित में कहते बताओ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो आप बैठ के सोचने लगो कि सर लोवेस्ट तो पढ़ा था लेकिन आज से पहले कभी हाईएस्ट नहीं पढ़ा। तो हाईएस्ट होता ही नहीं है तो पढ़ोगे कहां से? हाईएस्ट होता ही नहीं है तो पढ़ोगे कहां से? इसीलिए कैन नॉट डिटरमाइन, सर निर्धारित नहीं कर सकते। वो पूछे क्यों नहीं कर सकते, कह दो सर क्योंकि मल्टीपल यानी कि गुणज अनंत है, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी अनंत है, उसका कोई भी परिभाषित नहीं है। ठीक, अब आइए जानकारी लेते हैं HCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। कोई भी संख्या जब बनती है तो उसके गुणनखंडों से बनती है। जैसे 4 जो है किससे बना? 1 से, 2 से और 2 से, ऐसे कह सकते हो, है ना? तो उसके मतलब गुणनखंड का मतलब ये हो गया, मैं जो कहना चाहता हूं उस बात को मैं यहां लिख नहीं पाया लेकिन समझाता हूं। ऐसी संख्या, अभी क्या है एलसीएम में समझना, ये वह संख्या है जो इन दोनों से कटेगी। 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से कटेगी। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड का तात्पर्य क्या है? वो ये है कि जैसे मैंने संख्या लिखी 12 और 16, ठीक, दो संख्या लिखी मैंने पूछा इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो अभी सभी लोग क्या करेंगे? सर ऐसे लिखो, बड़े वाले को अंदर छोटे वाले को बाहर, 12 एकम 12, बचा कितना? 4, फिर यहां पर इसको ले लो अंदर और 4 तिया 12, ये पूरा कट गया, तो सर ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही तरीके से निकाला HCF। लेकिन ये क्यों ऐसा आ रहा है, कारण क्या है, वो जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बताता हूं, 12 और 16 के बारे में जानकारी देता हूं। गुणनखंड का मतलब हुआ ये कि ऐसी संख्याओं के बारे में बताओ जो 12 को काट सके, जो 12 को डिवाइड कर सके। तो 12 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से कटता है। इससे आगे वाली कोई भी संख्या कभी भी 12 को नहीं काट सकती। क्या 13 काट सकता है, 14 काट सकता है, 15 काट सकता है, 16 काट सकता है? नहीं काट सकता। इससे आगे की कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 12 को काट सके, जो 12 को काट सके, कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो 1 से शुरुआत होगी और उसी संख्या पर जाकर अंत होगा, बीच में कोई भी संख्या आ सकती है जो इसको डिवाइड कर रही है। ऐसे 16 के बताओ जरा फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। और कोई संख्या ऐसी है जो इसको काट सके? क्या आपको ऐसी कोई संख्या पता है जो 16 को, इनके अलावा कोई ऐसी संख्या जो काट सके? 1 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 4 चौक 16, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, कट रहा है। क्या ये अनंत तक गए? क्या ये अनंत तक गए? नहीं गए, लिमिटेड है। मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं जबकि फैक्टर लिमिटेड होते हैं, जबकि फैक्टर जो है वो लिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, गिने चुने। ठीक, उसके बाद अब मैं पूछता हूं यहां पर कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो आप बोलेंगे सर यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, तो एक फैक्टर है। एक सबका फैक्टर होता है। 2 भी है सर, जी हां 2 भी है, और 4 भी है, जी हां 4 भी है। क्या इसके अलावा कोई और है? नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड है तो ये भी लिमिटेड आई।
तो मुझे चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मुझे चाहिए हाईएस्ट कॉमन। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? 4। तो इसीलिए इन दोनों का HCF जो है वो 4 आया था। इसीलिए इन दोनों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन है, वो कितना आया था? 4 आया था। मैं पूछ लूं लोएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, मान लो एग्जामिनर पूछ ले कभी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लोएस्ट कॉमन कहते हैं ना सर, सबका एक तो फैक्टर होता ही है, इसलिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा 1, जो सबको काटता है, सबको काट लेता है, हर किसी को डिवाइड कर देता है। हर संख्या किसी ना किसी संख्या से क्या 1 से तो हमेशा विभाजित होती है। इसीलिए प्राइम नंबर जो आपको बताए थे, प्राइम नंबर्स में 1 सबका फैक्टर होता है कि नहीं होता? ठीक, क्लियर हुई बात? तो ये एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानकारी हो गई। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट यहां पर मैं लिख देता हूं, जिस पर सवाल बड़े ही पूछे जाते हैं। क्या? कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करोगे अगर, तो वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। अगर किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करोगे तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। जैसे 12 और 16 का गुणा करते हैं, ठीक है, 12 और 16 का गुणा कर दिया, 12 और 16 का गुणा कर दिया तो कितना आएगा? 192 आएगा क्या? 16 160 दोनों 32, ठीक। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन अभी हमने निकाला ही है, इसका कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। और इनका एलसीएम निकालोगे 48 आएगा, 12 से भी कटेगा, 12 चौक 48 और 16 3 48। तो जब आप इन दोनों का भी गुणा करोगे तब भी ये 192 ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने यहां पर करके दिखाया, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है जो यहां पर मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब आते हैं सवालों पर। पहला सवाल बड़ा प्यारा और बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। दो संख्याओं का लासापा मतलब हो गया क्या? लघुत्तम समापवर्तक 864 है और उनका मासापा यानी कि महत्तम समापवर्तक 144 है। यदि एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो अभी जस्ट बताया क्या? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या हमारे पास 288 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 864 है और महत्तम समापवर्तक कितना? 144 है। तो क्या आप यहां से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं? जी हां। इस 288 को इसके नीचे ले आइए, यहां से हटा दीजिए, 288 यहां आ गया। 144 का 2 गुना होता है 288, 2 से कटेगा 4 और 3 और 2, तो वह दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 432, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक, आप समझ लो, जल्दबाजी नहीं करूंगा, तब तक एक घूंट पानी पी लो, है ना। आप देख लीजिए, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। हो गया, चलो समझ गए होगे, कहीं कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 है, उनका मासापा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक और कर लेते हैं ऐसे ही, है।
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी एलसीएम और एचसीएफ के। बार बार इस फॉर्मूले को लिखें ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक, बार बार लिखें। तो लघुत्तम समापवर्तक हमारे पास 225 है, लीजिए 225 यहां लिख दिया। महत्तम हमने लिख दिया 5। एक संख्या हमारे पास 25 है, दूसरी हमें निकालनी है, ठीक है। 25 निम्न 225 होता है और 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, यानी कि दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 45। आंसर कितना बनेगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ये रहा, ये अब आप खुद करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल हमें डायरेक्ट ही दिया हुआ है, चलो मैं आपको करा देता हूं ये वाला। एलसीएम इंटू एचसीएफ, बार बार लिखो ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। प्रैक्टिस के दौरान कभी चूको मत ताकि दिमाग में सेट हो जाए। अब दो संख्याओं का गुणनफल ही हमें पूरा 1280 दिया, मतलब इन दोनों का गुणा करने के बाद 1280 आएगा, लिख दिया। उनका एचसीएफ 8 है जी, ठीक है। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। 8 से कट करो, 8 से एक बार, 8 से 6 बार, 0, 160 आ गया, यानी कि आंसर कितना बनेगा, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा उसका 160 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइप 2, अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा, टाइप 1 पढ़ा था, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है, टाइप वाइज करवा रहा हूं इसीलिए। टाइप 2 पे आते हैं। बड़ा बढ़िया और बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को बेसिक से भी बताऊंगा और शॉर्टकट से भी बताऊंगा, दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा और दोनों तरीके आपको बड़ा बेहतरीन लगेंगे, मजा आएगा सीख के। क्या लिखा है, सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो, ठीक है। मैं सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, इसके एक टर्म पीछे लेकर आ रहा हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं और एक टर्म पीछे लेकर आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर कोई शेष ना दे, यानी कि से पूर्णता विभाजित हो जाए। क्या लिखता हूं, पूर्णता विभाजित हो जाए, पूर्णता विभाजित हो जाए, ठीक है। अभी बस इतना ही लिख रहा हूं, पूर्णता विभाजित हो जाए। मुझे एक ऐसी संख्या बताओ जो 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 16 से भी कटे। तो ऐसी संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम, जो इन सबके टेबल में आती हो, जो इन सबका गुणज हो, और सबसे छोटी लिखा है तो सबसे क्या लेना होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मुझे 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम लेना है। चलो मैं बच्चों की तरह लेके दिखाता हूं। पहले तो 4 एकम 4, 6 नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब 2 से काट लेते हैं, 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 यार 2, 2 दूनी 4। अब 3 से कट कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2। अब 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आया 4 दूनी 8, तिया 24, दूनी 48, यानी कि 48 एक ऐसी संख्या है, 48 एक ऐसी संख्या है जो 4 से कटेगी, 6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 16 से भी कटेगी। अब इस सवाल को खोल देता हूं, यहां से हटा दीजिए। क्या कहता है, ऐसी संख्या बताओ जो 4 से भी कटे तो भी शेष 2 दे, 6 से कटे तब भी 2 शेष दे, 8 से कटे तब भी 2 शेष दे, 12 से कटे तब भी 2 शेष दे और 16 से कटे तब भी 2 शेष दे। तो भैया ये एक ऐसी संख्या है, ध्यान से देखना, जो 4 से 12 बार कट जाएगी पूरी तरीके से और शेष देगी 0। अब यही मैं सोच रहा था कि अगर मान लो इसी संख्या में 2 एक्स्ट्रा होता, 2 बचाना है हमें, तो इसी 48 में 2 और होता तो 4 से 12 बार कटता 48 और 2 शेष आ जाता। मतलब जो बचाना है बस उसी संख्या में एलसीएम में 2 जोड़ दो। क्या कर दो, एलसीएम में 2 जोड़ दो, यानी कि वह संख्या हमारी कौन सी बनी, 50 बनी। 50 वह संख्या है तो भी 2 शेष देगी, 6 से 6 अट्ठे 48, 2 शेष देगी, 8 से 8 छिंग 48, 2 शेष देगी, 12 से 12 चौक 48, फिर भी 2 बचेगा। यानी कि 50 एक ऐसी संख्या दिखाई दी मुझे जो इन सब से कटेगी, लेकिन प्रत्येक स्थिति में जो लिखा हुआ है, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष भी देगी।
48 वह संख्या है जो पूरी पूरी कट जाएगी, जो पूरी पूरी कट जाएगी। तो मुझे यहां से ये समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, वह संख्या ढूंढ ली जो 2 शेष देगी, तो एलसीएम में 2 जोड़ दिया। ये तो हुई बात बेसिक की, ये तो बात हुई बेसिक की। ठीक, अब मैं आपको जादू दिखाता हूं जो आप बिना पेन के भी करके दिखा सकते हो, दूसरों को सिखा भी सकते हो बिना पेन के, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। हटा दिया मैंने, सब हटा दिया। ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और ये तभी संभव है जब ऑप्शन दिए गए हो, और ऑप्शन हमारे पास होते ही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ऑप्शंस तो आते ही हैं, ऑप्शन आते हैं इसलिए करना भी आसान है, इनको करना भी आसान है। देखो मुझे एक बात बताओ, इन 4 में से कोई मेरा आंसर है? ठीक है, यह वह संख्या है जिसमें 2 फालतू है, क्योंकि शेष बच रहा था, तो मैंने इसमें से 2 घटाया और निकाल लिया 44। यानी कि अब जो संख्या आई है वो पूर्णता विभाजित होनी चाहिए, ठीक। सभी में से मैंने 2 घटा लिया तो आ गया 46, इसमें से भी 2 घटा लिया, कितना आ गया 48, और इसमें से भी 2 घटा लिया, आ गया 54। अब ये वह संख्याएं हैं जो कोई शेष नहीं देंगी, क्योंकि जो शेष बच रहा था वो मैंने इसमें से घटा दिया। तो ये संख्याएं, इनमें से कोई एक ऐसी संख्या है जो इससे 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 और इससे पूर्णता विभाजित होगी, जो इन सभी से पूर्णता विभाजित होगी। बात सही है, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 44 4 से कटेगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा, इसीलिए ये ऑप्शन खत्म, इसीलिए ये ऑप्शन खत्म। भैया 6 के टेबल में कहां आता 44? 4 46 को पूरी तरह काट सकता है? नहीं काट सकता। 11 चौक 44, फिर 48 आता है, ये भी ऑप्शन खत्म। 54, क्या 4 के टेबल में 54 देखा गया? कभी नहीं देखा गया। 52 देखा गया, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब जब 3 ऑप्शन खत्म हो गए तो बेटा एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि आंसर आपका यही होगा। ये आपका शॉर्टकट है। हम क्या चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे प्यारे बच्चों? डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक, क्या मेरी बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं 50% भी अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो ये मान के चलो आपने काफी कुछ समझ लिया है। अभी तो सवाल करेंगे और भी आगे बढ़ेंगे यार। चलिए अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो, 4 शेष बचता हो। अब मुझे एक बात बताओ, 4 शेष बचता है, इस मतलब इन सभी में 4 फालतू है, मैं 4 हटा देता हूं तो यहां आएगा 446, यहां से भी 4 हटा देता हूं तो यहां आएगा 450, यहां से भी 4 हटा देता हूं 536, यहां से भी 4 हटा देता हूं 540। यानी कि ये वो संख्याएं आई हैं हमारे पास जो पूरी तरीके से कटनी चाहिए। ठीक, अब 12 की डिविजिबिलिटी चेक करें, 15 की करें, गुरुजी किसकी करें? ये तो बड़ा सरदर्द है ना। ब्रेक करना सीखो। क्या ब्रेक करना सीखो? देखो 15 में 3 गुणा 5 है, यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी और 5 की डिविजिबिलिटी। 5 से वही कटेगी जिसके अंत में 0 हो, इसके है तो ये कट सकती है, इसके 0 नहीं है तो ये नहीं कट सकती, ये नहीं कट सकती, इसके भी 0 नहीं है तो ये भी नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ऑप्शंस एलिमिनेशन सिखा रहा हूं। ऑप्शन एलिमिनेशन सीख लोगे काम बन जाएगा। ठीक, अब 2 ऑप्शन बचे, 5 का काम जितना था खत्म हो गया। और क्या चेक करें? आप चेक कर सकते हो 12 में 3 चौके 12 होता है, तो 4 की चेक कर सकते हो। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो इसके अंतिम 2 अंक देख लो क्या विभाजित होंगे? भैया 52 आता है या 48 आता है? 50 तो आता ही नहीं 4 के टेबल में, यानी कि ये भी ऑप्शन खत्म। जब 3 ऑप्शन खत्म तो ये तो बचेगा ही बचेगा, यानी कि 544 एक ऐसी संख्या है जो 12 से, 15 से, 20 से, 54 से विभाजित करोगे तो 4 प्रत्येक स्थिति में शेष देगी। और ना यकीन आए तो बेसिक से कर लो, शॉर्टकट ये रहा, शॉर्टकट ये रहा। अब बताएं, क्या समझ पा रहे हैं बात को? बोलिए।
सही है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा भैया सभी को। आगे बढ़ते हैं। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से विभाजित करने पर 2 शेष बचे। ठीक है, ये 5 अंकों की सभी संख्याएं, ठीक है, सभी 5 अंकों की, देख लीजिए 2 शेष बच रहा है, मतलब इन संख्याओं में 2 फालतू है। अगर मैं 2 हटा दूं, सभी में से 2 हटा देते हैं, सभी में से 2 हटा दीजिए, तो यहां बचेगा 9, 9, 9, 6, 0। यहां बचेगा 9, 9, 9, 5, 8। यहां बचेगा 9, 9, 9, 5, 6। और यहां बचेगा 9, 9, 9, 9 और 7। ठीक, 2 शेष का काम खत्म। अब जो संख्या हमारे पास आई है वो 3, 5, 8, 12 से विभाजित होनी चाहिए। तो हम किसी की भी डिविजिबिलिटी पकड़ते हैं, बल्कि सिंपल हमारा 5 पकड़ो, 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में 0 होगा। इसके है लेकिन इसके नहीं है, तो यानी कि ये तो विभाजित होने से रही। इसके भी नहीं है तो ये भी विभाजित होने से रही। इसके भी नहीं, ये भी नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो हमारे खत्म। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, खत्म। डिविजिबिलिटी का देखो कितना बड़ा फायदा है। डिविजिबिलिटी का आप देखिए कितना बड़ा फायदा है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। सही बोल रहा हूं? देखो ये रहा एक अगला सवाल हमारा कि 13 का सबसे छोटा गुणज, 13 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। अच्छा, किससे? 13 का गुणज, मतलब 13 का भी 13 से विभाजित होना चाहिए। 13 का सबसे छोटा गुणज यानी कि 13 से विभाजित होना चाहिए, जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो पहले हम इसको बाद में देखते हैं, इनको निपट लेते हैं जो हर बार करके आ रहे हैं। 2 शेष मतलब 2 सभी में से हटा दो, 2 सभी में से हटा दो। तो 2 हटाया हमने, यहां आएगा 838, यहां पर आएगा 25, 20, यहां आएगा 840 और यहां आएगा 25, 18। तो भैया 5 को पकड़ा हमने, देखा तो ये खत्म हो गए भाई साहब, और एक ये खत्म हो गए, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं है। अब 6 से चेक कर लो, ये भी कटेगा, और 6 से ये भी कटेगा, दोनों कट रहे। 7 से चेक करना चाहो 7 से चेक कर लो, 8 से करना चाहो 8 से चेक कर लो। 8 से मुझे इसमें भी दिखाई दे रहे हैं और इसमें भी दिखाई दे रहे हैं दोनों। 7 से जरा एक बार चेक करो, 12, 7, 84, ये तो कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। 4 से कट रहा है, मतलब अब ये 2 संख्याएं ऐसी आ गई, ये 2 संख्याएं ऐसी आ गई जो इन सभी से कट रही हैं। अभी भी हमें एक ऑप्शन उठाना है, तो इनसे जितना काम निकल सकता था हमने निकाल लिया, 2 ऑप्शन गायब कर दिए। अब हम क्या ढूंढेंगे? 13 का गुणज सबसे छोटा, मतलब ये जो संख्या है वो 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो भैया 13 से विभाजित इसको चेक कर लो, 13 से विभाजित इसको चेक करो। जरा बताओ मुझे कौन कौन सी संख्याएं जो 13 से विभाजित हो रही हैं इसमें, बताइए फटाफट। क्या 842 13 से विभाजित है? क्या 842 13 से विभाजित है? नहीं, ये 13 के टेबल में आएगी। 13 छिंग 78 करोगे, 13 छिंग 78, बचेगा कितना वहां पे? 2, 6, 62। 13 से नहीं कट रही है, जबकि उसने बोला 13 का सबसे छोटा गुणज, तो ये 13 का गुणज नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो बचा हमारे पास यही ऑप्शन, तो हमारा आंसर भी सी ऑप्शन बन गया। समझ पाए बात को? ठीक है, ये देखो ये रहा सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 0 शेष बचाती है, मतलब वह संख्या 4 से 6 से 8 से और 9 से कटनी चाहिए। ठीक, लेकिन 13 से विभाजित करें तो 7 शेष बचे। तो पहले तो हम 4, 6, 8, 9 का काम कर ले। देखो 9 के पहाड़े में 85 नहीं आता, 9 का पहाड़ा पकड़ा तो 85 नहीं आता, एक ऑप्शन खत्म हुआ 9 से। 8 के टेबल में 36 नहीं आता, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब 4 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो मेरे पास अभी भी 2 ऑप्शन बचे हैं। लेकिन उसने बोला कि 13 से विभाजित हो तो 7 शेष बचे। अब 13 से विभाजित अगर मैं इसको करूंगा, 13 पंजे 65, 72 में से 65 हटाऊंगा तो रिमाइंडर 7 बचेगा। और उसने यही बोला कि सबसे छोटी संख्या, तो मैंने छोटी वाली इसीलिए पकड़ी थी। 13 से विभाजित की,
7 शेष भी दे रही है, 4 से भी कट रही, 6 से भी कट रही, 8 से भी कट रही, 9 से। तो ऑप्शन नंबर ये। तो विभाज्यता का सबसे बड़ा फायदा आपको यहां देखने को मिलेगा, विभाज्यता का सबसे बड़ा फायदा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से आपको क्या किया, एक सवाल ये वाला और कर लीजिए, ये भी बढ़िया सवाल है, आता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं, मतलब एक सवाल मैं बताता हूं, फिर इसको होमवर्क में देकर इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे आज। ठीक है, इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें सीखते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने कहा एक घंटी है जो 3 सेकंड के अंतराल पर बज रही है और एक घंटी है जो 4 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। ठीक है, एक घंटी है जो 3 सेकंड के अंतराल पर बज रही है और एक घंटी है जो 4 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। तो कहता है कि एक बार वो साथ में बजी, अब ये बताओ दोबारा अगली बार वो साथ में कब बजेंगी। तो ठीक है, अंतराल देख लेते, ये पहले बजी, फिर 3 सेकंड बाद बजेगी, फिर 6 के बाद बजेगी, फिर 9 पर बजेगी, फिर 12 पर बजेगी, फिर 15 पर बजेगी, फिर 18 पर बजेगी, फिर 21 पर बजेगी, फिर 24 पर बजेगी, फिर 27 पर बजेगी, फिर 30 पर बजेगी, फिर 33 पर बजेगी, फिर 36 पर, ऐसे बजती रहेगी। ठीक है, 3-3 सेकंड के अंतराल पर बजती रहेगी। ऐसे ही ये 4 सेकंड पर बजती है, तो 4 पर बजी, फिर 8 पर बजी, फिर 12 पर बजी, फिर 16 पर बजी, फिर 20 पर बजी, फिर 24 पर, फिर 28 पर, फिर 32 पर, है ना, फिर आगे 36 पर, ऐसे करके बजती रहेगी। अब ध्यान से देखो, एक साथ बज गई, जैसे ही 12 सेकंड होंगे ये भी बजेगी और ये भी बजेगी, क्योंकि 12वें सेकंड पर ये भी बज रही है और ये भी बज रही है, दोनों को एक साथ बजा के छोड़ दिया। एक साथ बजा के छोड़ा है तो 12वां सेकंड उस टाइम से ये भी बजाएगी और ये भी बजेगी, तो दोनों एक साथ कब बजेंगी, अपने एलसीएम पर बजेंगी, अपने एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बजेगी, क्योंकि 3 और 4 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, बार पूछ लिया जाए दूसरी बार कब बजेंगी साथ में या तीसरी बार कब बजेंगी, तो भैया पहले 12 पे बजी तो अगली 24 पर बजेगी। लो, दूसरी बार पूछा जाएगा तो ये, कोई कहते तीसरी बार तो 36 पर, फिर अगली चौथी बार 48, फिर अगली 60, फिर 72, फिर 84, आपको जितने बार पूछा जाए। कभी एग्जामिनर पूछ ले बताओ 10वीं बार ये कब बजेंगी, तो भैया एलसीएम हमें पता है 12, उसमें 10 का गुणा कर दिया, यानी कि 120वें सेकंड में ये दोबारा बजेंगी, 120वें सेकंड पर ये दोबारा बजेगी, होगी कहानी खत्म। काहे के लिए इतना लोड लेना, सही है। तो ये सवाल यहां पर ऐसे दिया है कि 4 घंटियां हैं, 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, वे बाद में फिर एक साथ कब बजेंगी, तो मतलब 5, 6, 8 और 9 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, जो भी एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़कर जा रहा हूं, आप इसको करिएगा, और आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। एलसीएम एचसीएफ खत्म करा दिया है, नंबर सीरीज खत्म करा दी है, मिलते हैं अगले क्लास में एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।